गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे, है ना। ये हम पढ़ रहे थे अक्षांश एवं देशांतर, तो इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना। एक सेकंड। हाँ, इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश एवं समानांतर रेखाएं। ठीक है, तो आपने अभी तक ये जान लिया था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये आप जान चुके हो। अगर अब भी आपको स्पष्ट नहीं है तो आप कमेंट करना, मैं दूसरी वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती है। तो देखो, चलिए ना, बताना शुरू करता हूँ मैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, एक तो है विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो कि जो पृथ्वी है उसको उसके मध्य से होकर गुजरती है ना। पृथ्वी को दो भागों में, उत्तर एवं दक्षिण भागों में बांटने का काम करती है विषुवत वृत्त, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। विषुवत वृत्त भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये सब। दूसरा है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, यानी कि मैंने बताया था कि ये भूमध्य रेखा है जो कि पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर 0 डिग्री, जो इसके ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए हम, तो वहां पे कौन सी है? उत्तरी ध्रुव रेखा है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे है ना। वैसे ही 90 डिग्री पर ही दक्षिणी ध्रुव है। 90 डिग्री पर ही क्या है? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, विषुवत वृत्त, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे कि अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। तो कौन कौन सी हैं वो देखेंगे, चलो, है ना, ठीक है। पहली है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है। तो इसकी बात करें हम, तो देखो ये क्या है, देखो एक सेकंड। देखो, ये पृथ्वी है, ये यहाँ पे क्या था? उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध, एक भूमध्य रेखा विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेके ऊपर से 23.5 डिग्री की, 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा, है ना। एक ऐसी ही दूसरी मतलब दक्षिण में 23.5 डिग्री पर एक और रेखा गुजरती है, उसे कहते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है ना। फिर 23.5 डिग्री के बाद 66.5 डिग्री पर एक और रेखा है, जिसको उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। वैसे ही 66.5 डिग्री पर एक और रेखा है, जिसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण रेखाएं क्यों है भाई? 23 डिग्री पर जो कर्क रेखा थी वो क्यों नहीं महत्वपूर्ण मानी गई, है ना। 23 के अलावा 25 डिग्री भी ले सकते थे, 30 डिग्री भी ले सकते थे, लेकिन 23.5 डिग्री को ही क्यों महत्वपूर्ण माना, ठीक है। और 66.5 को भी क्यों महत्वपूर्ण माना, ये सवाल है मेरा। इस सवाल का जवाब भी मैं ही दूंगा, लेकिन आप तब तक इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूंगा, बाद में दूंगा, है इसका जवाब, लेकिन तब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या है? पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है। पृथ्वी पर ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, ठीक है। पृथ्वी पर ताप कटिबंधों की बात करें तो
कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, ये बात कर रहा है कि ये अपनी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक है, और सूर्य की स्थिति, सूर्य मतलब जो किरण है जो अपना प्रकाश सर्वाधिक डालता है, जहाँ सीधी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वो है ना ये इन दोनों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि एक बार वर्ष में एक बार सूर्य की रेखा सीधी, सूर्य की रेखाएं किरणें, सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की रेखाएं नहीं सॉरी सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, फिर धीरे 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 नीचे की ओर आता है, फिर कर्क रेखा पर पड़ती है ना, फिर मकर रेखा पर पड़ती हैं, सॉरी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, फिर मकर रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, इस तरीके से सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में वर्ष भर ऊपर नीचे होता रहता है। इससे आगे क्यों नहीं जाता, इससे आगे क्यों नहीं जाता, इसका सवाल का जवाब है ना अगली किताब में दिया गया है कक्षा सेवंतकी में, लेकिन हम यही समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपको मैं यहाँ समझाता हूँ सारी की सारी चीजें। ठीक है, क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये था कि जो सूर्य है ना अपना जो ये कर्क रेखा है अपनी, वो 23.5 डिग्री ही क्यों महत्वपूर्ण मानी गई। ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली ये। ठीक है, वैसे ही मकर रेखा 23.5 डिग्री वाली क्यों महत्वपूर्ण मानी गई, तो इसका पहला आंसर ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि पृथ्वी ऐसे सीधी नहीं है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरीके से, पृथ्वी का जो अक्ष है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, इसीलिए जो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण जो कर्क रेखा को महत्वपूर्ण माना गया, वो भी 23.5 डिग्री कर्क रेखा को महत्वपूर्ण माना गया, और वैसे ही 23.5 डिग्री मकर रेखा को महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, पहले सारी चीजें समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि है ना जो सूर्य है, सूर्य क्या करता है, वर्ष भर सूर्य की जो किरणें होती है ना वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सर्वाधिक पड़ती हैं। सूर्य वर्ष में एक बार कर्क रेखा पर होता है, फिर धीरे धीरे दक्षिण की ओर जाना शुरू करता है, फिर मकर रेखा पर होता है, फिर उत्तर की ओर जाना शुरू करता है। ऐसे सूर्य की किरणें सर्वाधिक इस क्षेत्र में पड़ती हैं। तो इस क्षेत्र को यही कारण है कि ये क्षेत्र सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है वर्ष भर। ठीक है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा, ये क्षेत्र सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी होगी, तो इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। फिर कर्क रेखा के बाद सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी पड़ना शुरू हो जाती हैं। कर्क रेखा के बाद सूर्य की किरणें क्या है, सूर्य यहाँ पे हुआ तो तिरछी पड़ेंगी। मान लो सूर्य भूमध्य रेखा पर है तो कर्क रेखा ऐसे जाएंगी, तो कर्क रेखा के बाद कम पहुंचेंगी, वहां पे कम पहुंचेंगी, तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय तो ये क्षेत्र है, और ठीक है, उष्ण कटिबंधीय तो कौन सा क्षेत्र है, ये वाला है, मतलब जहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी शीत और उष्ण वाला क्षेत्र ये वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी और कम पड़ती हैं,
इसलिए उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जैसा उत्तर में है वैसा ही दक्षिण में है। ठीक है, तो एक तो ये कारण है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंच पाती हैं, जबकि अगर मैं ये कहूँ कि पहुंच ही नहीं पाती, तो इसलिए यहाँ पर ये जो ध्रुव है ना, वहाँ पर बहुत ठंड रहती है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र को। कारण क्या है कि सूर्य की किरणें वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री इस तरीके से अपने अक्ष पर झुकी हुई है और इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो इसका एंगल क्या है कि तिरछा बनता है, मतलब सूर्य के सापेक्ष। अगर ये मान लो ये सूर्य है, ठीक है, तो तिरछा बनेगा, है ना। तो एक तरफ उत्तरी ध्रुव वर्ष भर में 6 महीने, जैसे मान लो सूर्य ये है, ठीक है, तिरछी है, तो जैसे मान लो ये वाला हिस्सा सूर्य कर्क मकर रेखा पर है, मकर रेखा पर है, तो वर्ष मकर रेखा पर है, तो इस वाले क्षेत्र में सूर्य की किरणें काफी पहुंच पाएंगी, मतलब। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य जब तक दक्षिणायन से उत्तरायण होगा तब तक उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। ठीक है, और है ना, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, 6 महीने का सीधा सीधा दिन होगा। ठीक है, और फिर वैसे ही अगर पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर आ जाएगी, तो ये उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। ठीक है, ये आप ऊष्मा वो ताप कटिबंधीय क्षेत्र समझ गए होंगे। ठीक है, कक्षा 6वीं के हिसाब से इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। कारण यही है कि थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, और इतना भी मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। तो अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको अब समझ में आ जाएगा कि एक सेकंड, हाँ, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के जो अक्षांश होते हैं, सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, वहाँ पे मैंने समझाया था, है ना। एक सेकंड, आगे चलो, आगे पढ़ते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो अक्षांश था, 23.5 डिग्री मकर रेखा जो अक्षांश था, उसमें उसके बाद सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच वर्ष भर में जो सूर्य की स्थिति है वो एक बार सिर के ऊपर अवश्य होती है। ठीक है, इसलिए ये क्षेत्र अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती आती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच के क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, यहाँ का तापमान कैसा रहता है, मध्यम रहता है, बीच का रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है ना। आया समझ में? नहीं आया? चलो एक बार फिर बताता हूँ यार, है ना। न्यू डॉक्यूमेंट पेज पर, खाली पेज पर समझाने का प्रयास कर। चलो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, चलो देखो, मान लो ये है क्या, पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये है भूमध्य रेखा, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है ना। और एक सेकंड रोको, भाई छोटा बना देता हूँ मैं। इरेजर कहाँ है, इरेजर कहाँ है, मिट जा भाई। ठीक है, ये है सूर्य। ठीक है, तो ये जो सूर्य है ना, सूर्य की किरणें
ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ठीक है। सूर्य की किरण, सूर्य ना इन दोनों रेखाओं के बीच में वर्ष भर कभी न कभी एक बार सिर के ऊपर अवश्य होता है, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें ना तिरछी जाती हैं, जहाँ तक पहुँच पाती हैं कम होती जाती हैं, तो इसका तापमान भी कम होता जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीत उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, शीत और उष्ण मतलब ठंडा है और गर्म भी है थोड़ा सा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है। हाँ भाई, कौन सा था यार, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाती, तिरछी पहुंचती हैं, इसीलिए ये क्षेत्र का है क्या है कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ तक आपने अक्षांशों के बारे में जाना, अक्षांश क्या होते हैं, महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में जाना, ताप कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में जाना, ठीक है। अब जानेंगे कि देशांतर क्या होते हैं और देशांतरों की जरूरत क्यों होती है, ठीक है ना। चलिए तो देशांतरों को पहले मैं थोड़ा ब्लैंक पेज पर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझा देता हूँ, ताकि देशांतर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, इसको मिटाना पड़ेगा यार, चलो मिटा देते हैं। हाँ भाई, ठीक। अब सुनो ध्यान से, देशांतर क्या होते हैं और देशांतरों की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि किसी स्थान की अवस्थिति को, किसी स्थान का पता बताने के लिए हमें अक्षांशों की जरूरत पड़ी, ठीक है। मतलब अगर ये पृथ्वी है तो इसका उत्तर दक्षिण बताने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, मतलब कोई चीज उत्तर में है या कोई चीज दक्षिण में है, तो ये बताने के लिए हमें एक काल्पनिक रेखा खींची, भूमध्य रेखा, ठीक है, जिसको भूमध्य रेखा नाम दिया गया। तो ये स्थिति ना उत्तर दक्षिण की स्थिति को ये भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, डिफाइन कर देती हैं। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि जैसे मान लो एक अक्षांश रेखा है ये वाली, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति, अरे यार ये क्या हुआ, चलो यहाँ द्वारा बनाता हूँ मैं, चलो। ये पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि कोई व्यक्ति, ये अक्षांश रेखा है, मान लो ये 10th अक्षांश रेखा है, कौन सा है, 10th 10वां अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। और अब कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है 10वें अक्षांश रेखा पर, और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो ये क्या कहेगा कि मैं 10वें अक्षांश रेखा पर खड़ा हूँ, लेकिन क्या ये दोनों पास में है, नहीं है ना। तो इनकी सही स्थिति बनाने के लिए कि कोई ये पूर्व में खड़ा है, ये पश्चिम में खड़ा है, तो एक दूसरी काल्पनिक रेखा बनाई गई जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को सीधे सीधे मिलाती थी। ये रेखा सीधी सीधी बनाई गई, तो इसे क्या कहा गया, इसे देशांतर रेखाएं कहा गया। कौन सी रेखा, देशांतर रेखा कहा गया इसे, ठीक है, जो कि उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाने का कार्य करती थी, ठीक है।
इसी के समानांतर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के लिए बाकी की रेखाएं बनाई गई इस तरीके से। उन सभी रेखाओं को क्या कह दिया गया? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये जो मुख्यतः 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा बनाई गई बीचों बीच से, वो रेखा 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा कही जाती है। और यही पृथ्वी को पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटने का कार्य करती है। तो पश्चिमी गोलार्ध, पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटने का कार्य कौन सी रेखा करती है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा करती है। अभी भाई समझ में? चूंकि पृथ्वी अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से घूर्णन करती है, तो सूर्य की स्थिति भी चेंज होती जाती है। कभी सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ रही हैं, कभी यहाँ पड़ेंगी, कभी यहाँ पड़ेंगी, इस तरीके से, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हैं, तो समय का निर्धारण करने वाली रेखाएं भी कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। अभी आगे होगा समझ में, ठीक है ना। चलो अभी चलते हैं अपन यहाँ पे। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं?